वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। इंस्टाग्राम इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी युद्ध भूमि पर खड़े हैं जहां 3000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी 50,000 की विशाल और ताकतवर सेना का न सिर्फ सामना करती है, बल्कि वो इस 50,000 की ताकतवर सेना को बुरी तरह शिकस्त भी देती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह है एक ऐसी कंपनी की दास्तान जिसने सिर्फ 125 लोगों और मात्र 70,000 पाउंड की शुरुआती पूंजी के साथ भारत में कदम रखा और फिर धीरे धीरे न सिर्फ पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया, बल्कि यहां 200 सालों तक राज भी किया। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जो व्यापार करने भारत आई थी और फिर उसने कैसे 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति भारत से लूटकर इंग्लैंड भेज दी, जबकि आज भी ब्रिटेन की जीडीपी केवल 3 ट्रिलियन डॉलर ही है। दोस्तों, आज भी हर भारतीय इस कंपनी की लूटपाट का असर महसूस करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत पर कब्जा करना केवल इस कंपनी की सैन्य कौशल का नतीजा था, या इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश छिपी हुई थी? कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपना पहला शिकार बनाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस गहरी और चौंका देने वाली कहानी का हर पन्ना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। दोस्तों, जब 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार सूरत के बंदरगाह पर कदम रखा तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना ही था। लेकिन फिर धीरे धीरे बंगाल ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। बंगाल केवल एक प्रांत नहीं था, यह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध क्षेत्र भी था। उस समय बंगाल न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। बंगाल का आर्थिक महत्व इसके रेशम, सूती कपड़ों, मसालों, उपजाऊ भूमि और व्यापार मार्गों में छुपा था। उस समय अकेले बंगाल भारत के कुल निर्यात का 60% योगदान देता था। यहाँ की उपजाऊ जमीन और ढाका के बेहतरीन वस्त्र ब्रिटिश व्यापारियों के लिए सोने की खान थे। पर सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल को ही सबसे पहले टारगेट क्यों किया गया? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बंगाल की संपन्नता की वजह से आकर्षित हुई थी, या इसके पीछे एक और बड़ा खेल चल रहा था? और स्थानीय शासक इस विदेशी रुचि को कैसे देख रहे थे? दरअसल आपसी लड़ाइयों के कारण मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता जा रहा था, जिसका कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, सबसे पहले 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय सामंतों और भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर उनकी सत्ता को कमजोर करना शुरू किया। क्या यह कंपनी व्यापार के लिए आई थी या फिर सत्ता हासिल करने के लिए? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की करारी हार हुई। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला की हार के पीछे उनके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी और ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति समझ थी, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें बंगाल के सभी दीवानी अधिकार ब्रिटिशों को सौंप दिए गए। अब सारा राजस्व कंपनी के पास था। बंगाल पर नियंत्रण के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए सैन्य लड़ाई जारी रखी। 1764 की बक्सर की लड़ाई ने उन्हें केवल बंगाल ही नहीं बल्कि बिहार और उड़ीसा पर भी अधिकार दिया। जैसे जैसे ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत होता गया, उन्होंने एक दोहरे शासन प्रणाली को लागू किया, जिसने प्रशासन में अराजकता फैला दी। पारंपरिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया और स्थानीय नेताओं की जगह ब्रिटिश अधिकारियों ने ले ली। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद बंगाल में ब्रिटिशों ने लगान 3 गुना बढ़ा दिया। बंगाल के किसान भूख से मर रहे थे और उनके ही फसल ब्रिटेन भेजे जा रहे थे।
पर बंगाल की मुसीबतों का दौर वहीं खत्म नहीं हुआ। 1770 में बंगाल को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, जो कंपनी की क्रूर नीतियों का नतीजा था। क्या आपको पता है कि लूट शब्द, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से ही निकला? इस पूरे खेल को अगर सरल शब्दों में समझें तो यह वैसा ही है जैसे सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को टोल कलेक्शन का अधिकार दे और वह कंपनी खुद सरकार को हटाकर सब कुछ अपने पास रख ले। बंगाल में मिली जबरदस्त सफलता ने कंपनी के मनोबल को बहुत बढ़ा दिया, जिसके साथ ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर कब्जा करने की योजना बनाई और फिर धीरे धीरे मराठा साम्राज्य, मैसूर के टीपू सुल्तान और सिख साम्राज्य को भी झुकना पड़ा। तो क्या भारत ने अपनी आजादी कंपनी की नीतियों की वजह से खोई थी या इन साम्राज्यों की गद्दारी की वजह से? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1848 तक लगभग संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था, जिसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इस नीति के तहत बिना वारिस वाले राज्यों को कंपनी में मिला दिया गया। इसके बाद झांसी, अवध और कई अन्य रियासतें भी ब्रिटिशों के हाथों में चली गईं। भारत से खजाने लूटकर ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में कई रेल फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। शायद इसलिए बंगाल पर नियंत्रण के साथ ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर कब्जा करने की योजना बनाई। इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि व्यापार की आड़ में सत्ता की चाह कितनी घातक हो सकती है। क्या आज भी कुछ बड़े संगठन इसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय की विरासत जटिल तो है। उन्होंने रेलवे और शिक्षा जैसी सुविधाएं दी, लेकिन इसके बदले में जो कीमत भारतीय समाज ने चुकाई, उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें, याद रखें कि यह सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। यह कहानी है कुछ गद्दारों और मौका परस्त लोगों की, जिनकी वजह से भारत को 200 साल तक गुलाम रहना पड़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें कि यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यापार के नाम पर सत्ता का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।